आपकी आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3 3 6 3 9 टोटल बच्चे हैं 18। हाँ, बाकी के सारे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। चलो, मैं क्या बता रहा था, इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। दिस इज द ओपन सिस्टम। ये क्या है? ओपन सिस्टम। ठीक है। अब पूरे अर्थ को भी एज ए बायोस्फीयर, पूरे अर्थ को आप एज ए इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम ट्रीट कर सकते हो। और आप एक स्मॉल डॉग को भी इकोसिस्टम बोल सकते हो, क्योंकि जो इकोसिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट है वो क्या है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है। एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। ठीक है। एक प्रॉपर इनपुट होना चाहिए एनर्जी का। एनर्जी का फ्लो बना रहना चाहिए। मतलब कि ओपन सिस्टम है, दैट मीन्स कि एनर्जी आएगी भी और एनर्जी जाएगी। वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल बेसिकली क्या कहते हैं, वो चेंज होता रहे। ठीक है। कभी प्लांट, कभी एनिमल के बॉडी में कहीं, मतलब उसका भी फेज चेंज होता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने बताया जैसे कि इकोसिस्टम के आपके जो है क्या कहते हैं, अगर कंपोनेंट की बात करोगे तो एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट में मैंने सारी बातें आपको बता दी थी, कौन कौन से पार्ट है। तो बायोटिक कंपोनेंट है, उसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी चीजें बताई थी? एक प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है, और तीसरा आपका डिकम्पोजर। ठीक है। डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में मैंने बताया कि इसके अंदर आपके ऑटोट्रॉप्स आते हैं जो कि फूड सिंथेसाइज करते हैं। जितने भी ऑटोट्रॉप्स होंगे वो सारा क्या बनाएंगे? प्रोड्यूसर बनाएंगे इकोसिस्टम का, प्रोड्यूसर वाला लेवल। कंज्यूमर में सारे के सारे बच्चे आपके क्या होंगे? सारे के सारे बोल लो सारे के सारे कि हेटेरोट्रॉप्स होंगे। हेटेरोट्रॉप्स होंगे। इस हेटेरोट्रॉप्स में एक और कैटेगरी थोड़ा सा आ जाती है। अगर आप इसको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हो तो डिकम्पोजर को इसके अंदर ले आओगे, या नहीं भी तो एक और कैटेगरी है। चलो, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर एक तो कौन से हैं बच्चे? प्रीडेटर, और यू कैन से दैट कार्निवोर्स। यू कैन से कार्निवोर्स, बट इसीलिए मैं रुका। ठीक है। ये जो प्रीडेटर है, मतलब सारे के सारे आप बोल सकते हो प्रीडेटर है, और एक और कैटेगरी है बच्चे, इसको बोलते हैं। ठीक है। प्रीडेटर्स में आपके दोनों आ जाएंगे बच्चे, कौन कौन से? हर्बीवोर्स भी आ जाएंगे और आपके कार्निवोर्स भी आ जाएंगे। ठीक है। हर्बीवोर्स आर आल्सो प्रीडेटर। थोड़ा सा जो डिफरेंस है उससे तुम्हें मतलब है। ठीक है। तो हर्बीवोर्स प्लस कार्निवोर्स मिलके आपका बनाएंगे प्रीडेटर। अब ये स्कैवेंजर को प्रीडेटर से इसलिए सेपरेट रखा गया है कि बेटा प्रीडेटर क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाता है, ये तो करता है ना। बट स्कैवेंजर बेसिकली डेड एनिमल को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लियर हो? ठीक है। तो ये स्कैवेंजर। डीकम्पोजर बेसिकली आपके क्या है? डीकम्पोजर आपके हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डिकम्पोजिशन का काम। ठीक है। डिकम्पोजर आपके डिकम्पोजर कंपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें मेनली आपके आते हैं बच्चे दो, बैक्टीरिया एंड फंजन। आपको ज्यादातर टाइम में यही दोनों डिकम्पोजिशन करते हुए दिखेंगे। ठीक है। यही दोनों अब हो सकता है वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है स्कैवेंजर, रिट्रीवोर्स एंड डिकम्पोजर। ये कंफ्यूज करता है कई बार। ये क्या करता है? कंफ्यूज करता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो डेड एनिमल को खाएंगे वो स्कैवेंजर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, डेड या इन डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक मैटर नॉट एनिमल्स। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो डिपेंड है वो क्या कहलाएगा?
डेट्रीवोर्स, जैसे लीफ है, बार्क है, ठीक है, या एनिमल्स के भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो, ठीक है। डिकम्पोजर्स बेसिकली क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन का काम करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर या जो भी चीज है उसको डिकम्पोज कर देंगे, वो एक करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक लेवल का जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डिकम्पोजर का काम क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल उसको किसमें चेंज कर देंगे, सिंपल, आप बोल सकते हो किसमें चेंज हो जाएगा वो, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाएगा। इस समझने के लिए इमेजिनेशन डेवलप करना, लिखना जरूरी नहीं है, मतलब एक दिमाग में इमेजिनेशन बनाओ कि जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आप चीजों को क्या समझ पा रहे हो, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किसमें चेंज कर देगा, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, ये आपका डिकम्पोजर। इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में, कुछ समझ में आई। फिर मैंने एक और चीज बताई कि इकोसिस्टम में एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी इनपुट होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी इनपुट होना चाहिए, एनर्जी फ्लो होना चाहिए, मतलब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए, एनर्जी फ्लो होना चाहिए। एनर्जी फ्लो के दौरान ही बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, या ये बोल दो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को थोड़ा सा अलग कर लेना, अगर हम थोड़ा और अलग करके देखना चाहें तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ तो एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरे के पूरे अर्थ में देखोगे या पूरे के पूरे यूनिवर्स देखोगे तो दो ही चीजें दिखेंगी, एक मैटर है और दूसरा एनर्जी, ये तो दोनों देखने को मिलती है ना, इसी को तो उन्होंने इक्वल टू एमसी स्क्वायर कर दिया था, इसमें अनिश्चित, ये देखने को मिल रही है और ये देखने को, कभी इमेजिन किया है कि जो जो रिलीजियस मेथोडोलॉजिकल जो है उसने अर्जुन ने ऐसे किया और हाथ में वो आ गया क्या धनुष, हो सकता है बड़ा मेथोडोलॉजिकल लगता हो, पर तुम थोड़ा कभी इमेजिन करो कि वो एक्चुअली क्या है, एक टाइप का एनर्जी मास कन्वर्जन की टेक्निक है जो उनको शायद पता रही होगी या उन्होंने शायद इस तरह का इमेजिनेशन डाला होगा दिमाग में, ठीक है। अगर आप उसको प्योरली हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन मांग लेते हो तब भी तुम सोचो कि इमेजिनेशन किस लेवल की रही होगी कि वो ये दिखा रहा है कि उसने आंख बंद की, ऐसे किया और हाथ से क्या आ गया, धनुष आ गया, वो क्या था, एनर्जी मास कन्वर्जन। एनर्जी आपको दिखती नहीं और मास आपको दिखता है, समझ में आ रही है बात, वो एनर्जी मास कन्वर्जन वो बेटर हमसे जानते हैं बच्चे, उनसे देखना कोई भी साइंटिस्ट है, उससे उससे पूछना वो इस तरह की जो रिलीजियस वो है उन्होंने पढ़ी है, जब भी किसी साइंटिस्ट की बात करोगे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेके किसी भी बड़े साइंटिस्ट का नाम ले लो, उन्होंने सबने सारे रिलीजियस को बहुत डीप में पढ़ रखा, उससे कुछ मिले ना मिले एक चीज जरूर होती है, इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करने की क्षमता आती है। तुम एक बात बताओ, रामायण में बोला गया कि रामायण के उसके रावण के पास क्या था, विमान था जो कि हवा में चलता था, ठीक है, तो वहां से एक इमेजिनेशन डेवलप होती है कि नहीं, कुछ डेवलप हो चाहे ना हो, एक इमेजिनेशन डेवलप होती है कि हम भी हवा में कुछ चला सकते हैं, वो चीज आ गई, तो जब आपने ये सोच लिया कि हम हवा में कुछ चला सकते हैं, दैट मीन्स कि आप एक स्टेप चढ़ चुके हैं, एक स्टेप आप आगे चल चुके हैं, अब आगे के स्टेप धीरे धीरे करके बिल्डअप होंगे, तो वैसे ही बिल्डअप हुआ, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत सोचा और हवाई जहाज बन गया, ऐसा तो नहीं बना था, ठीक है, पहले उन्होंने ग्लाइडर वगैरह बनाया, फिर इस तरह से वो धीरे धीरे करके चले, तुमको पता ये प्लेन बनने से पहले एक और चीज बनती थी, मैं भूल गया उसका, वो इतना बड़ा कुछ बनाया गया था, प्लेन क्या बोलते हैं, और वो जब चला ना तो जब उसको लैंडिंग करनी थी तो लैंडिंग करते समय उसमें आग लग गई, हाइड्रोजन उससे चल रहा था वो, हाइड्रोजन फ्यूल से, और सारे के सारे लोग मारे गए, नाम भूल गया उसको क्या बोलते हैं, तो वो बनाया गया था, वो गुब्बारा जैसा था,
ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये एनर्जी और मास का कन्वर्जन है बेसिकली। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पूरे के पूरे जो आपका यूनिवर्स है वहां पे दो चीजें हैं, एनर्जी है और मैटर है। तो मैटर का भी तो ट्रांसफर देखोगे कि मैटर किस तरह से ट्रांसफर कर रहा है। तो आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सपोज कर लो एक बार सॉइल में क्या प्रेजेंट है, मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट, और वो मिनरल एलिमेंट्स को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसके प्लांट के कहाँ आ गए, बायोमास में आ गए, प्लांट के पास। प्लांट के बायोमास से हर्बीवोर्स ने ले लिया, अब वो एनिमल्स के बायोमास में आ गए, उससे कार्निवोर्स ने ले लिया, कार्निवोर्स से फिर कहाँ पे चले, वो जब डिकम्पोज हुआ प्लांट हो चाहे एनिमल, तो वो कहाँ पे चला गया, वो वापस से सॉइल पे चला गया, और सॉइल से फिर, तो मतलब न्यूट्रिएंट की भी साइक्लिंग क्या हो रही है, चल रही है, और उसके साथ साथ एनर्जी फ्लो भी। ओके, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और इसके बाद साथ में जो एनर्जी इन प्रोसेस के दौरान या रेस्पिरेटरी लॉस के दौरान जो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है वो आउटपुट है। या आप ये भी बोल सकते हो कि जब आप ये स्टडी कर सकते हो तो इस ये पूरी की पूरी जो चीजें मैंने आपको बताई, एनर्जी फ्लो में आपको एनसीईआरटी ने 3-4 पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल प्राइमेट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वो सारे चीज वहां पे उन्होंने जो मेंशन कर रखी है, उसके साथ न्यूटन साइक्लिंग ही यहीं पे मेंशन कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी बोलती है कि अगर आपको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, आपको लगे कि जो कंपोनेंट है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट वो एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आपको इन 4 एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, प्रोडक्टिविटी, देख लो मुझे याद नहीं है कौन कौन से एस्पेक्ट है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसमें से हम इस वाले पे पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। इस प्रोडक्टिविटी में मैंने 2-3 चीजें आपको बताई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया है आपको प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन। दूसरा मैंने बताया प्रोडक्टिविटी, दूसरा मैंने बताया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में मैंने बताया जीपीपी, ग्रास ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि जब आप बात करोगे प्रोडक्टिविटी को, तो प्रोडक्टिविटी को आप 2 लेवल पे डिस्कस करोगे, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दूसरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जैसे ही नाम आता है तो जो बेसिकली सनलाइट को कैप्चर करके ऑटोट्रॉप्स ने जो प्रोडक्टिविटी तैयार की है, जो जो अपना बायोमास या जो भी तैयार किया, दैट विल बी प्राइमरी। और जो कंज्यूमर करते हैं, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर भाई हर्बीवोर ने खा लिया प्लांट को, तो वो भी तो कुछ नए नए कंपाउंड अपने अंदर बनाता है, ऐसा तो नहीं है कि जो खाया वो सीधे इंसर्ट हो गया। वो भी छोटे छोटे क्या होता है डाइजेशन की प्रोसेस में, वो जो कॉम्प्लेक्स चीज खाई है वो बिल्कुल सिंपल में टूटी, सेल ने उसको एब्जॉर्ब किया और फिर से उसने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करे, उसको जो रिक्वायरमेंट थी उसने फिर से बनाया, तो वहां पे भी तो बने ना, ठीक है। तो वो प्रोडक्टिविटी बच्चे क्या कहलाती है, जो कंज्यूमर जो है प्रोड्यूस तैयार करेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। और जो ऑटोट्रॉप्स तैयार करेगा, कोई डाउट। यहां तक हम पहुंच चुके थे नेट प्राइमरी। मैंने आपको एक फार्मूला एनसीईआरटी में दिखाया कि ये होता है, सॉरी, जीपीटी माइनस आर इक्वल टू, ये फार्मूला आपके एनसीईआरटी से। अब चलते हैं, तो आपको अब तक की जो इमेजिनेशन थी वो दिमाग में आ गई होगी, सेट हो गई होगी। ये प्रोडक्टिविटी का लास्ट पैराग्राफ है बच्चे, नहीं सेकंड लास्ट। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसको डिफाइन कर सकता है कि जो प्लांट है उन्होंने रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद जितना भी नेट बायोमास तैयार किया हुआ है वो नेट बायोमास कहाँ यूज होगा, बाई कंज्यूम कर लिया जाएगा बाई हर्बीवोर्स, तो वो क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि ये अवेलेबल बायोमास है फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि वो जो अवेलेबल बायोमास है ऑफ द ऑटोट्रॉप्स जो कि हेटेरोट्रॉप्स के कंजम्पशन के लिए क्या है अवेलेबल है विल बी नोन एज क्या कहलाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो NPP। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दूसरा लैंग्वेज भी कर सकता है, तो ध्यान में रखना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। अब हेटेरोट्रॉप्स में उसने पहले लिख दिया है कि आपको दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, हर्बीवोर्स को भी और डिकम्पोजर्स को। इवन इसमें शायद वो नहीं लिखा है वैसे कार्निवोर्स को भी इसको कंसीडर करना पड़ेगा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब दूसरा बोल रहा है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो हर्बीवोर अपने अंदर न्यू ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर रहा है उसका जो रेट है दैट रेट विल बी नोन एज सेकेंडरी। विदाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ, इसके प्रोडक्टिविटी वाले वर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द, मतलब कि जो कोई भी इकोसिस्टम है या कोई भी मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले जाओ या कोई भी इकोसिस्टम, ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक चीज और रोको, पहले इसको रोको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्चुअली क्या है? बायो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया में जो मेजर बायोम्स हैं उनके नाम बताओ, बता पाओगे? एनसीईआरटी में विद पिक्चर दिए हुए, ग्रासलैंड, और ही एक हो जाएगा जिंदगी में। मैं तुमसे बता रहा हूँ कि जो बच्चा जितना रिवीजन करेगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तुम में से कुछ बच्चे हैं जो इसको भी क्रॉस कर सकते हैं पर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए, तो वो इसको भी नहीं पा पाए। समझ में आ रही है बात? डिसिप्लिन मेंटेन करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता नहीं है ना। वैसे ये लॉ ऑफ नेचर है, डिसिप्लिन का मतलब है कि डिफिनेट ओरिएंटेशन में रहना, और अकॉर्डिंग टू नेचर कोई चीज डेफिनेट ओरिएंटेशन में रहती नहीं, वो क्या होती है, वो रैंडम रहना चाहती है। जैसे तुम्हारे हेयर्स, तुम छोड़ दो उनको, कंघी मत करो, तो क्या होंगे, वो इधर उधर बिखर जाएंगे। तो ये रैंडमनेस, ठीक है। जैसे क्लास में तुम अभी ऐसे बैठे हुए हो, मैं चला जाऊँ तो तुम क्या होगा, तुम इधर उधर भागना स्टार्ट कर दोगे, होगा कि नहीं? ये है रैंडमनेस। रैंडमनेस से क्या बढ़ता है, विकी सर तो पढ़ा के गए होंगे एटलीस्ट, एंट्रोपी बढ़ता है। पढ़ाया कि नहीं हो? तो वो नहीं पढ़ाया इन्होंने तो पढ़ाया नहीं होगा अभी शायद, की पढ़ा दिया किसने? ये जी बोला करो, लड़कियों की तरह मत बोला करो एटलीस्ट। क्या बोल रहे थे? अरे फोकस करो, मतलब टीचर, देखो टीचर ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, ठीक बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ कहानी बहुत अच्छे से बताते हैं और कुछ कहानी कम अच्छे से बताते हैं। अब तुमको उनकी फ्रिक्वेंसी में जाके मैच करना, क्योंकि वो तो मैच करने से, जैसे विद टाइम टीचर क्या करता है, विद टाइम मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान दो। टीचर वही सबसे अच्छा है जो स्टोरी बहुत अच्छा सुना लेता है। इफेक्ट है, जो जितना अच्छा अपनी बात को कन्वे करेगा वो उतना अच्छा टीचर। इफेक्ट। और जो अपनी बात को कन्वे करने में नहीं कन्वे कर पाएगा, बच्चा उसके साथ खुश कभी नहीं। कई बार टीचर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बट वो बीच बीच में वो जो मसाले हैं वो ऐड नहीं कर रहा। मसाले का मतलब समझते हो ना, चुटकुले, ठीक है, तो वो ऐड नहीं कर रहा। तो बच्चा कहेगा क्या देखो, जब शुरू से लेके अंत तक बोर कर देता है मेरे को, ये कहेगा बच्चा। मतलब 2-4 दिन पढ़ेगा, फिर इसके बाद क्या यार बोर हो गया, क्योंकि उसने बीच में वो थका दे रहा है। तो वो टीचर, मतलब वो है बहुत अच्छा टेक्निकली बहुत साउंड टीचर, बट स्टिल उसने मसाले बीच में ऐड नहीं किए,
जैसे मैं देख रहा होता हूँ ऑनलाइन टीचिंग, कितनी बकवास है ऑनलाइन टीचिंग। मतलब आपको बीच बीच में नाम भी लेने हैं, हाँ बच्चे ये वो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या नाटक है। और वो बच्चे, वो भी उनकी अपना ये पार्ट चल रहा होता है, उनकी आस्ती चल रही होती है, सही बता रहा हूँ, उनका अपना पार्ट लगे हुए हैं, उनको मतलब नहीं है। और टीचर भी फिर सोचता है कि चलो मेरा तो पार्ट बन गया है ये, कि नाम ले लेना बीच बीच में। तो उस वाले मोड पे मतलब जो है, अब उसी में क्या है कि अगर अगर ऑनलाइन मोड पे टीचर कंटिन्यूस डिलीवर कर देना, तो बच्चा उसके लेक्चर में 4-6 लेक्चर के बाद उसकी सीधे उसके व्यू कम हो जाएंगे, सीधे। उसको बीच बीच में कुछ ना हंसी मजाक वाला काम करते रहना पड़ता है। तो वो चीज़ है। मुझे भी जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं वीडियोज में जाके कमेंट पढ़ता हूँ, स्पेशली टीचर्स के जो वीडियोज, कि बच्चा क्या कह रहा है। नहीं तो वीडियो चला दो, फिर साइड में वो कमेंट भी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पता लगा यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी, उनकी अपनी केमिस्ट्री चल रही है, ऐसे ही चल रहा होता है। मतलब उन्हें उन्हें मतलब थोड़ी है कि वैलेंसी में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, उनकी अपनी बॉन्डिंग स्टार्ट है। हाँ, तो वो चीज़ है। चलो खैर, हम कहाँ पे थे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहाँ पे था? हाँ, हाँ मैं पूछ रहा था कि इंडिया में तुम बता नहीं पाए थे तो मुझे इतनी स्टोरी बतानी पड़ी। हम्म, अगर तुम बता देते तो मैं सीधे निकल जाता, किसी काम के बच्चे नहीं होते। चलो आगे आओ। तो मैं क्या कह रहा था कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं किस चीज के लिए, कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनसे जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, जिसको आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे हो, वो बेसिकली 3 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये तीनों क्राइटेरिया आपके ऑप्शन में रख दें, एक ऑप्शन बना दे ऑल ऑफ द अबव और पूछें कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। अब सुन लो तुम ऑप्शन क्या है, कि प्राइमरी प्रोडक्टिव डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग इन पर्टिकुलर एरिया। कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो जैसे मैं बोल दूं कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे था मैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चे बायोम, पर वो भी जब अर्थ पूरा एक इकोसिस्टम हो सकती है, तो बायोम भी क्या हो सकता है बच्चे, इकोसिस्टम हो सकता है। ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डोमिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, डोमिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, एक चीज ध्यान में रखना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, या हम इसमें बताएं कि एक पर्टिकुलर हैबिटाट हो सकता है, हैबिटाट क्योंकि ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो सबसे डोमिनेटिंग स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है, वो क्या है, बड़े बड़े प्लांट, ठीक है, फॉरेस्ट, बड़े बड़े फॉरेस्ट। और हैबिटाट ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी डोमिनेटिंग स्पीसीज, जो उसकी डोमिनेंट वेजिटेशन है, डोमिनेंट वेजिटेशन, उसी से हैबिटाट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तभी इसका नाम क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे खूब सारी बारिश होती है, तो बोल दिया बहुत बड़े बड़े प्लांट पाए जाते हैं, तो उनके नाम पे बना दिया इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो मैंने बोला कि डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज है यहाँ, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी की बात, अब इसमें इसमें क्या कह रहा, पहला ऑप्शन क्या बोला है यहाँ पे, कि प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, कि जो प्लांट स्पीसीज है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस ये जितना प्रोडक्टिविटी अपना जितना प्रोडक्शन करेंगे, जो बड़ी स्पीसीज होगी उतना ही क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, जितना डोमिनेटिंग होगी उतना ही ज्यादा, मतलब कि जो उस एरिया में जो वेजिटेशन है, डोमिनेंट वेजिटेशन, उसी से प्रोडक्टिविटी है मेजर, और उसी पे डिपेंड करेगी। तो बात समझ में आई, कि जो डोमिनेंट वेजिटेशन है उसी पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली क्या, प्रोडक्टिविटी। तो यही लिखा है कि प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कि प्लांट स्पीसीज पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट स्पीसीज पे, और दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है,
जो एनवायरमेंटल वेरिएबल एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब देखो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या लिख रखा हुआ है इसने, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या प्लांट्स बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे? नहीं होंगे। दैट मींस ओके। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? जितना उसका ग्रीन पार्ट्स होगा, जितना एरियल ग्रीन पार्ट्स होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होगी। जितना उसको क्या मिलेगा, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, बड़े बड़े, तो ठीक है। अब सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी इनके ऊपर, ये तो बड़े प्रोडक्टिव हो गया। तुमको लगे कि हर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए तो वहां पे तो सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है दैट डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप, उस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरा है हाँ ये 3 फैक्टर हो गए। वेरिएबल एनवायरमेंटल फैक्टर में से आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो ये अंडरलाइन कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दुनिया से वो थक गया है बना बना के, ये वाला लास्ट पैराग्राफ अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। तो देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये भी एक बना सकता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या सारे के सारे इकोसिस्टम की सेम है? द क्वेश्चन इज नो। क्यों? क्योंकि प्लांट स्पीसीज वेरी कर जाती है, एनवायरमेंट वेरी कर जाता है, मतलब कि जो है क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स, ये सब वेरी करेंगे तो इकोसिस्टम की जो है सभी सारे इकोसिस्टम की क्या जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है। ध्यान में रखो ये। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons। बच्चे ये बहुत पुराना डेटा है, पर फिर भी आप याद रखो, शायद नहीं पूछेगा क्योंकि डेटा पुराना है, पर पूछ ले तो याद रखो कितना है, 170 बिलियन बिलियन। ये ओवरऑल, ये क्या है, ओवरऑल। अब एक्सीड कर गया होगा शायद, या जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 170 बिलियन टन है, और ये भी बच्चे किसने, ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, नॉट वेट वेट। मतलब इससे क्या निकाल दिया गया है, पानी। तो सिर्फ ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बता रहा है कितना, 170 बिलियन टन होल बायोस्फीयर अर्थ का, जिसमें से एक्वेटिक का कुछ है और कुछ क्या है, पर मेजर जो है बच्चे वो क्या है, टेरेस्ट्रियल का। एक्वेटिक का कम है, एक्वेटिक का मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से कितना है, 55। रिमेनिंग आपका, रिमेनिंग जो बचेगा 1 कितना बचेगा, 115 वो आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक। अब एक चीज बताएं, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते, स्पेशली मॉड्यूल एनसीईआरटी में साथ नहीं दिया है डेटा, पहले ये बोला जाता था कि जो मेन फोटोसिंथेसिस का जो यह है, यह प्रोडक्शन है, या ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है, वो कहाँ से हो रहा है, ओशियन से, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर समथिंग 90% 80%, बट अगर वो ऑक्सीजन एवोल्यूशन की बात कर रहा, दैट मींस वो किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा। तो बोलते थे 80 to 90% कहाँ से हो रहा, ओशियन से हो रहा। बट अगर आप इस डेटा को ध्यान दो तो आपको क्या लगेगा, ये टेरेस्ट्रियल पार्ट से हो रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बस इतने पढ़ा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सिमेटली 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई वेट की बात कर रहा है, ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस। ये एक्वाटिक हैबिटेट कितना कर रहा है, अप्रॉक्सिमेटली 70%, और ये सिर्फ कितने में प्रेजेंट है, 30%। फर्क देखो आप लोग, ठीक है। वो 30% में 115 और ये 70% में। तो वही कह रहा है कि despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. Rest, of course, in on land. Discuss the main reason for low productivity of ocean with your teacher. Don't discuss with me at least. ठीक है, वो इस वजह से है बच्चे, क्योंकि जो साइज है किसका, वहां पे एल्गी पाई जाएंगी या आपके साइनोबैक्टीरिया पाए जाएंगे, तो उनका जो साइज है वो बहुत कम है, उनका बायोमास जो है बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक रीजन उसमें से ये है कि ये कम क्यों पाया जा रहा है, बाकी तुम लोग अपना घर में बैठ के ढूंढना।
तो बच्चे यहाँ से मैंने आपका प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट एटलीस्ट खत्म कर दिया, और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ यूनिट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेशन, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन, और जो यूनिट है, और ये जो डेटा मैंने अभी बताया, इतनी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इतने सारे। अब तुमको एक और चीज बताता हूँ कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है और जो अब पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट डिकम्पोजिशन, एक एस्पेक्ट है इकोसिस्टम को स्टडी करने का, डिकम्पोजिशन। तो जब अभी तक जितना पढ़ा है और आप जो पढ़ने जा रहे हैं, बराबर का कंट्रीब्यूशन मार्क क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो मैं पहले इसको पूरा रीड कर दूंगा, फिर समझाऊंगा, आप आ जाओ फटाफट पढ़ो, डिकम्पोजिशन पे आ जाओ। यू हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म, अर्थवर्म के बारे में आपने सबने पढ़ रखा, बीइंग रिफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि फार्मर्स फ्रेंड किसको बोलते हैं, अर्थवर्म को, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज दैट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया बच्चे, क्या कि ये क्या काम करता है, ये फार्मर फ्रेंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके दो पर्पज हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के सिंपल बनाता है, और दूसरा क्या करता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल करता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट इसमें अंडरलाइन कर दो। सिमिलरली ये जो है, अब अगर मैं आपको बताऊं, अभी अभी मैंने 3 नाम दिए थे बच्चे, कौन कौन से नाम दिए थे, एक मैंने बोला था स्कैवेंजर, दूसरा मैंने बोला आपको डेट्रीवोर्स, और तीसरा मैंने बोला आपको डिकम्पोजर, ठीक है। तो स्कैवेंजर का अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो बच्चे जैसे क्रो, वल्चर, ये क्या है, ये सब जो है डेड एनिमल्स को खाते हैं स्कैवेंजर। डेट्रीवोर्स में आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको मैं दे सकता हूं, और डिकम्पोजर का तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो डेट्रीवोर्स है वो क्या करेगा, जैसे पत्तियां गिर गई, ये आपका सपोज कर लो सॉइल है, यहाँ पे एक तुम्हारा पेड़ लगा, यहाँ पे तुम्हारा एक क्या है, पेड़, यहाँ से उसकी जो ब्रांचेज है या जो उसके लीव्स है वो गिर गए सरफेस पे। तो इसमें जो फर्स्ट एक्शन है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्स्ट एक्शन, बट आप ये बोल सकते हो कि पैरेलल एक्शन। क्या बोलोगे, पैरेलल, क्योंकि जैसे ही ये डेड होके गिरे, इसमें भी डिकम्पोजर्स भी अपना एक्शन कर रहे हैं, और इसमें आपके जो डेट्रीवोर्स हैं वो भी एक्शन कर रहे हैं। डेट्रीवोर्स क्या कर रहे हैं, इसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, तोड़ देगा, कुछ पार्ट तो खा जाएगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, ठीक है। ओके, समझ में आई बात। तो डेट्रीवोर्स बेसिकली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो काम डेट्रीवोर्स कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है, और साथ में जो डाइजेस्ट कर गया वो क्या हुआ, उससे वो सिंपल में निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो ये कह रहा है कि डिकम्पोजर्स भी सिमिलरली, डिकम्पोजर्स भी तो यही काम कर रहा है, सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। तो जैसे ही तुमको डेट्रीवोर्स में एक बार तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, डेट्रीवोर्स में एक बार कंफ्यूजन हो सकता है, पर जो डिकम्पोजर है उसमें बिल्कुल आप ये बोलोगे, डिकम्पोजर उसमें बोलोगे कि ये क्या कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किसमें चेंज कर दे रहा है बच्चे, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। और वो सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर क्या है, CO2 है, H2O है, और आपके मिनरल्स, CO2 है, H2O है, और मिनरल्स, ठीक है, बात समझ में आई। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करने की बाय लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, दैट विल बी नोन एज डिकम्पोजिशन। आप कह दो कि ये तो हम लोग भी करते हैं, हम भी तो अपने बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल करते हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या है बच्चे, डेड एंड डिकेइंग, ये डिके हो, तो इसके ऊपर फर्दर एक्शन होता है डिकम्पोजर्स को, ताकि बिल्कुल उसको क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जो कॉम्प्लेक्सिटी आई उसको
सिंपल कर दीजिए। उसको क्या फायदा है इससे? उसको एनर्जी मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, जो जिसके लिए जैसे हमने अच्छा अच्छा फूड खाया तो हमें उससे क्या मिला? एनर्जी मिला। ठीक। तो dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of the animals including fecal matter constitute the detritus। अब detritus में ये सारी चीजें आप नोट डाउन करो कि detritus में आप क्या क्या कंसीडर करोगे। detritus में कूड़ा करकट जो भी है आपका, ठीक है, वो चाहे प्लांट्स की लीफ हो, फ्लावर हो, ब्रांच हो, एनिमल्स के जो है क्या कहते हैं बॉडी के मेटेरियल पार्ट्स हो, या जो है क्या कहते हैं फीकल मैटर इंक्लूडिंग, वो सब किस पे आ जाएगा? detritus। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये detritus क्या है? दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर, बाहर लिख लो इस चीज को, चाहे वहीं पे अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो कि detritus इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए detritus क्या है बच्चे? रॉ मटेरियल है। कोई डाउट है क्या? है तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ो। दोबारा से बोलो जरा। डिकम्पोजर, अरे डिकम्पोजर एक ऑर्गेनिज्म है और detritus कूड़ा करकट है। डेट्रीवोर्स, कहाँ खोए हो? कहीं तो खोए रहते हैं। हाँ? अब ये मत बोल देना कि आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं मानने वाला नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा होता तो तुमको समझ आ रही होती। डेट्रीवोर्स एंड डिकम्पोजर की बात कर रहे हो। डेट्रीवोर्स भी वही काम करता है, पर मेजर काम ये इसका। डेट्रीवोर्स क्या करता है? देखो, जैसे सपोज कर लो मैं ये बोल दूं कि ये लीफ है, ये क्या है? तो जब वो खाएगा तो इसका कुछ पार्ट तो वो खा गया, ले गया अंदर इंजेक्शन करने के लिए, ठीक है, और बाकी का छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बाकी क्या कर दिए? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो जो खा गया उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इन उसमें चेंज करेगा, यही काम करेगा, ठीक है, पर वो उतना नहीं करता। ठीक है, बाकी मेजोरिटी ऑफ द पार्ट किसका रह गया ना, ज्यादा तो नहीं किया। तो ये जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट रह गया वो किसके उसमें जाएगा? डिकम्पोजर। ठीक है, कर वो भी रहा। देखो पहली लाइन तुम लाइन ही नहीं पढ़ रहे हो ठीक से, पहले ही उसने बोला हुआ है कि जो डेट्रीवोर्स अर्थवॉर्म है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द, लिखा हुआ है। पर मेजर काम क्या है? डिकम्पोजर का। ठीक है, ओके। तो द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, मैं देख रहा हूँ। पेन उठाओ और साथ साथ करो। दिमाग किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता। अब मतलब क्या है कि जो पढ़ता है इसका मतलब वो अपने आप को फोकस करवा रहा है। दिमाग को खुला छोड़ दोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है, वो शैतानी करेगा करेगा। इसलिए कितना भी थके हो, कह दो बेटा मूवी देखना है तो तुम खुश हो जाओगे, या तुम्हारे मन पसंदीदा काम है तो तुम खुश हो जाओगे। ठीक है, इसका मतलब वो, उसको कोई थकान नहीं है, वो तुमको बेवकूफ बना रहा है, वो तुमको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तुमको अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करने देना, मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल ना करे, बाकी बाकी क्या हो, उल्टा हो कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो। इफेक्ट है, और तुम्हारी एज में तो बहुत ही ज्यादा, तुम्हारी एज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। एक तो हार्मोनल चेंज आए हुए हैं, तो हार्मोनल चेंज से क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिमाग की ऐसे की तैसे की रहता है। ठीक है, तो बात समझो, इसको कंट्रोल करो, ना कि उसे तुम्हें कंट्रोल करने दो। माइंड इज अ टिरेनिकल मास्टर, बहुत निर्दयी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में क्या तो दिक्कत होने वाली है, तुम्हें उसको उसको हर मनचली चीजें पसंद आती है। ठीक है, इसलिए उसको तुम कंट्रोल करोगे तो बेहतर रहेगा। इंजॉय करना चीज सीखो, इंजॉय करना। अब ये मत सोचना कि इंजॉय तो पूरा फुटबॉल में है ना, फुटबॉल में एंजॉय नहीं है, वो तुमको दिखाना पड़ेगा, नहीं इसमें ज्यादा मजा आता है मुझे, क्या इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, आज मजा आ गया पढ़ के। 2-4 दिन करके देखो, सही में मजा आने लगेगा, ऑनेस्टली सही में मजा आने लगेगा। पर अगर देखोगे अरे यार नहीं आएगा। ठीक है,
इसलिए फोकस करो मैं जो बोल रहा हूँ। तो detritus is the raw material for the decomposition. The important step in the process of decomposition are the first is the fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. सारे याद रखने बच्चे क्योंकि पूछे गए हैं एक बार। ठीक है, तुमको एक चीज बताता हूँ कि ये जितने भी स्टेप लिखे गए हैं ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग आया, लीचिंग के बाद ये आया, ये ऐसा कुछ नहीं। दे आर रन पैरेलली, ये साइमल्टेनियस चलते हैं। ठीक है, एक तरफ से कोई फ्रेगमेंटेशन कर रहा है और फ्रेगमेंटेशन के बाद कॉम्प्लेक्स से इनऑर्गेनिक बन गया तो लीचिंग होना शुरू हो गई। वो पैरेलल नहीं, वो पैरेलल चल रहे हैं ना कि 1/1। ठीक है, नेचर में कोई भी चीज इस तरह से 1/1 चल ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये क्या है कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। रट डालो, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ओके, तो अब आते हैं वापस से बच्चे डेट्रीवोर्स पे। डेट्रीवोर्स का एग्जांपल याद रखना, अर्थवर्म आपका क्या है, डेट्रीवोर्स है। क्या करता है, ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अब कोई गधा से गधा बच्चा होगा वो भी फ्रेगमेंटेशन जानता है कि बड़े को छोटे में तोड़ दो तो क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये भी वही काम कर रहा है। ये लीफ है, लीफ का कुछ पार्ट इसने खा लिया और कुछ पार्ट जो रह गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो ये काम तो डेट्रीवोर्स ही कर सकता, डिकम्पोजर तो एटलीस्ट नहीं कर सकता, है कि नहीं क्लियर। ये डेट्रीवोर्स ही सिर्फ करेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या है बच्चे, जैसे ये तुम्हारा सॉइल, ये तुम्हारा सॉइल। ठीक है, यहां से जब रेन गिरता है, मतलब पानी जब गिरता है रेन के थ्रू, तो वो बेसिकली नीचे भी जाता है, वाटर टेबल में भी जाता है, तो वो अपने साथ कुछ कुछ मिनरल्स को भी साथ में लेके जाता है, दैट इज नोन एज लीचिंग। इसको कई बार परकोलेशन भी बोल देते हैं, बट अभी यहाँ पे फोकस करो ये लीचिंग। ठीक है, कोई डाउट। तो क्या है कि जब वो अपने साथ, सपोज कर लो सॉइल में जो मिनरल्स था, डिकम्पोजर्स पे एक्शन की वजह से, जिसके एक्शन की वजह से मिनरल्स था, उसको वो नीचे लेके चला गया। दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। ये मिनरल्स अब प्लांट्स के लिए, क्योंकि वहां से वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, वो तो ऊपर वाले पार्ट से एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जो सॉइल के जो है सॉइल टेबल पे जब आप जाओगे, सॉइल टेबल्स पे जब आप जाओगे तो कई सारी लेयर्स, सबसे ऊपर जो ओ लेयर है इसमें आपका डेट्रिटस होता है, वही जो पत्तियां हैं, टुकड़े हैं सारे, वो डेट्रिटस। इसके बाद फिर आपको जो है क्या कहते हैं, ए लेयर मिलेगी। ठीक है, ए लेयर में दो लेयर होती हैं, A0 एंड A1, या ए डैश, ए डबल डैश। ठीक है, A0 में आपका होता है क्या, ह्यूमस। ह्यूमस में होता है इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इस ह्यूमस में यहां से जैसे ही गिरा, वो A0 से अगर A1 पे लेके चला जाए या और बी वाली लेयर पे चला जाए तो वो अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि वो जो है, वो जो A0 है वहीं से प्लांट एब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। ओके, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि by the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down in the soil horizon and get precipitated as unavailable salt। जो मैंने चीज बताई उसके साथ जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कि जो ये जो है क्या कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर प्रेजेंट था वो वाटर के साथ नीचे चला गया, नीचे वाली लेयर में, और अब ये क्या होगा, अनअवेलेबल साल्ट। अब ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो लीचिंग से नुकसान हुआ कि फायदा, नुकसान हुआ। गुड, ओके। इसके बाद है तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया। ओके, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, द प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो तो ओवरऑल, उसमें से जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म क्या करता है, यही प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन याद रखना, पूछ सकता है आपको 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 जैसे ही मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया एंड फंजाई ने सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, पहला ऑप्शन उसने डिकम्पोजर रख दिया, तुम ऑप्शन ही नहीं पढ़ोगे, तुम सीधे मारोगे डिकम्पोजिशन, जबकि वो नीचे उसमें सेकंड या थर्ड ऑप्शन में उसने क्या रखा हुआ, कैटाबॉलिज्म। तो आपको किस पे टिक करना है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। इट इज
Important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. ये जितने भी फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन है, ये साथ साथ चलते हैं किस पे? रॉ मटेरियल ऑफ द डिकम्पोजिशन इज detritus. तो आपसे बोल सकता है कि ये जो प्रोसेसेस है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग क्वेश्चन के फॉर्म में देगा, किस पे एक्ट होती है? detritus पे। और कैसे करती? साइमल्टेनियस एक्शन एक साथ। ओके, तो humification and mineralization occur during decomposition in the soil. जो ह्यूमिफिकेशन है, ह्यूमिफिकेशन पे नाम से ही पता चलता है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। ओके, और ह्यूमस बनता कैसे है? बाय फ्रॉम डेट्रिटस, बाय द एक्शन ऑफ, मतलब ये जो ऊपर प्रोसेस मैंने दिखाई कौन कौन सी प्रोसेस है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, इनसे स्पेशली कौन सी प्रोसेस? कैटाबॉलिज्म। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि above step in decomposition operates simultaneously on the detritus. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. ठीक है, वो तो पहले ही क्लियर था, डिकम्पोजिशन में होता है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। इस टॉपिक का सबसे, मतलब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो ध्यान दो कि ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू accumulation of dark color amorphous substance called, मतलब ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनेगा और ह्यूमस का कलर कैसा होता है? डार्क कलर, एमॉर्फस होता है। दो टाइप के आपने मैटर में देखे होंगे, क्या? क्रिस्टलाइन एंड, अब तुम डिफाइन कर दो, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ पढ़ूं पर मैंने पढ़ा नहीं। व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज एमॉर्फस? एमॉर्फस नहीं होता? स्पेशल बोलो ना। डेफिनेट ओरिएंटेशन, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तुमको मैं एक चीज बताऊं, ऐसे तो खैर आपके एग्जाम का पैटर्न है, सब पढ़ लो, बट डिफिनीशन वगैरह इस तरह से याद होनी चाहिए, मतलब बहुत क्लियर कट, कोई पूछे तो बहुत क्लियर कट चीजें निकलनी चाहिए। कोई नहीं, अभी तो तुम फोकस करो जो कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार ये लैकिंग रहती है। चलो, तो हम आगे पढ़ रहे हैं कि डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस बनेगा, उसको ह्यूमस बोलेंगे। तो बच्चे ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस पे जब एक्शन होता है बैक्टीरिया एंड फंजाई का, तो उससे डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है और उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज द ह्यूमस। और उसके बाद एक और क्वेश्चन, मतलब ह्यूमस करके उसमें 4-5 ऑप्शन बनाए गए थे और पूछा था कि ह्यूमस के रिस्पेक्ट में इसमें कौन कौन से ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो बोला गया कि दिस इज द हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। वैसे एक बार जब ह्यूमस बन जाएगा ना, उसमें फर्दर जो एक्शन है माइक्रोब्स का वो बहुत स्लो रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंट है। इसके अंदर, ह्यूमस के अंदर क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स प्रेजेंट, ठीक है, इसने अपने अंदर मिनरल्स को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें माइक्रोब्स का एक्शन बहुत स्लो होता है, दैट मीन्स कि इससे निकालना, इससे न्यूट्रिएंट्स वापस निकालना काफी, तो ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस पे होता रहेगा, स्लो प्रोसेस पे होता रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। दो चीजें मैंने बता दी ना, एक तो स्लो रेट और दूसरा हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ओके ओके। ह्यूमस का जो नेचर है बच्चे कोलॉइडल है। क्यों? क्योंकि ये भी तो उसी से बना है, सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, स्टार्च, और ये सब मटेरियल क्या है? कोलॉइडल इन नेचर है। तो ये कोलॉइडल है, ठीक है। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर इट सर्व एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो एक और ऑप्शन बना कि ह्यूमस किस तरह से काम करता है? रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें स्लोली माइक्रोब्स का एक्शन होता रहता है, स्लोली स्लोली न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते रहते हैं। कोई डाउट? ऑनलाइन वाले आज नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं समझ में आ रहा है क्या हाँ सर, सब समझ में आ हाँ रहा है। सर, समझ में आ रहा है। सब? चलो आ जाओ बच्चे आगे। The humus is further degraded by some microbes and released the inorganic nutrients occurred by the process is known as mineralization। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमस पे जो, एक तो मैंने क्या बोला कि माइक्रोब्स के लिए रेजिस्टेंट है, बट फिर भी माइक्रोब्स अपना एक्शन तो करेंगे ही करेंगे।
धीमे ही सही। तो ये धीमे धीमे जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलोगे? किसी भी बच्चे से बोल लोगे तो मिनरलाइजेशन का बता देगा, मतलब कि मिनरल फॉर्मेशन का जो या मिनरल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाएगा? एंड मिनरलाइजेशन इज द स्टेप ऑफ, इन केस ऑफ बायोलॉजी एटलीस्ट, क्या कहलाएगा? किसका स्टेप है? डिकम्पोजिशन। मिनरलाइजेशन इज द स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल है फ्रॉम द ह्यूमस, दैट विल बी नोन एज मिनरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ आप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स ह्यूमस पे एक्ट कर रहे हैं ये एरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? एरोबिक। तो इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये ब्रेकडाउन कैसा होगा? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स हैं या मिनरलाइजेशन के लिए जो माइक्रोब्स हैं वो एरोबिक होते हैं कि ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द पूरे डिकम्पोजिशन में जितने भी ये आपके डिकम्पोजर्स हैं दे आर क्या है? एरोबिक। क्योंकि इनको क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स, तो अगर ये एफिशिएंट नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन कभी एफिशिएंट हो ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स कि दे मस्ट बी एरोबिक। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेट है किसका? डिकम्पोजिशन का, ये किससे कंट्रोल होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर से, ठीक है, एंड केमिकल कंपोजिशन से। अब किस तरह की केमिकल कंपोजिशन है जिसपे एक्शन फास्ट हो रहा है या जिसपे एक्शन स्लो हो रहा है? अगर लिग्निन का कंटेंट ज्यादा है, लिग्निन कहाँ पे होता है? सेल वॉल। लिग्निन का अगर कंटेंट ज्यादा है तो एक्शन स्लो होगा, और अगर स्टार्च, प्रोटीन, इस तरह का कंटेंट ज्यादा है तो एक्शन, देखो यही लिखा हुआ है कि इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, तुमको पहले ही बता दिया कि क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या कर दिया? कांस्टेंट। पर्टिकुलर क्लाइमेटिक क्या कर दिया? कांस्टेंट। अब बोल रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसमें फास्ट होगी? स्लो होगी? लिग्निन रिच वाले। यही कह रहा ना? In particular climatic condition, the decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and tryptophan. समझ में आ रही है बात? कंडीशन को पहले ही कांस्टेंट कर दिया है तब जाके वो बोल रहा है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि कंडीशन कांस्टेंट कर रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन कांस्टेंट नहीं है तो ये जो स्टेटमेंट है दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो द डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ द डिट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। हालांकि इतना डीप में नहीं बनाता है, वो पहले आपको सिंपल वाला देगा। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है वैसे। ठीक है, एंड क्विकर। क्विकर कब होगा? इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन, मतलब प्रोटीन्स वगैरह होंगी, एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। अगर प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, तो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो यहां तक आपको समझ में आ गई। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अब क्लाइमेटिक कंडीशन को ये क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, तो अब ये बात करेगा कि अगर टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, दो टर्म में बात की है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और ह्यूमिडिटी के या मॉइस्चर के रिस्पेक्ट में। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, कह रहा है टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल। दो चीजें, एक तो आपसे पूछ सकता है कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताओ जो कि डिकम्पोजिशन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, एक क्वेश्चन। अच्छा, ये है, ये किसकी एक्टिविटी, मतलब ये किस तरह से रेट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। किसके ऊपर इनका असर होता है? वो होता है माइक्रोब्स के ऊपर, ना कि जो डेट्रिटस प्रेजेंट है। डेट्रिटस के ऊपर उसको कोई असर नहीं। टेम्परेचर एंड किसका? सॉइल मॉइस्चर का किसके ऊपर असर होगा? माइक्रोब्स के। ये भी एक आपका वो है कि डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सॉइल माइक्रोब्स। समझ में आ रहा है? इतना इतना समझ रहे हो ना कि ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
टाइम कितना हो गया? 1:10। ओके, वार्म एंड, हाँ फिर बाद में एक फिर से इसको अंडरलाइन करो कि जो वार्म मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी थोड़ा ज्यादा हो। अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, समझ में आ रहा है, तो वो डिकम्पोजिशन को क्या करेगा? फेवर करेगा। मतलब इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वेयर इज लो टेम्परेचर एंड एनरोबियोसिस चेंज कर दिया है। साथ में एनरोबियोसिस का मतलब है एनरोबिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर एनरोबिक इन्वायरमेंट हो जाए, लो टेम्परेचर हो जाए, ह्यूमिडिटी क्या हो जाए? कम हो जाए, ड्राई हो जाए मतलब, ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा? तो इसी वजह से आप देखते हो कि अगर ग्लेशियर्स में अगर जैसे वहाँ पे समटाइम्स सैनिक दब जाते हैं उसमें, तो उनका बॉडी बहुत टाइम तक वैसे की वैसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है? टेम्परेचर बहुत कम है और ड्राइनेस है, ठीक है। हाँ, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो मतलब आप रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये बच्चे आपका मैंने डिकम्पोजिशन खत्म कर दिया। ऊपर एक पिक्चर बना हुआ है, देखो आप एनसीईआरटी में। प्लांट है, उससे लीफ निकल रही है, लिखा है सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर आर एनिमल्स। तो बच्चे इंसेक्ट किस तरह से काम करेगा? नॉट डेट्रीवर्स, नॉट हर्बीवर्स टाइप का बोल सकते हैं, समवट हर्बीवर्स टाइप का, ठीक है। एनिमल्स एंड, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा उस पे आएगा अर्थवर्म का एक्शन, ठीक है। अर्थवर्म उसको फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, वो डेट्रीवर्स है। इसके बाद उसमें फंगस का एक्शन होगा, उसमें आपके बैक्टीरिया फंजाई सबके एक्शन होंगे और वापस से। तो ये पिक्चर देख लेना, इस पिक्चर को ठीक से रीड कर लेना एक बार कि क्या क्या दिया हुआ है। हो सकता है आपसे स्टेप बाय स्टेप करके ABCD स्टेप दे दे, ABCD, और वहाँ पे छोटा छोटा जैसे ऊपर ऊपर वाला लिख दिया कि वो बेसिकली न्यूटन साइकिल में एंटर करवा दिया, फूड वेब में, फूड चेन में हर्बीवोर की तरह एक्शन हो रहा है उसका। फिर उसमें डेट्रीवोर्स आ गया, एक लाइन में हर्बीवोर्स लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दिया? नेक्स्ट स्टेप पे डेट्रीवोर्स लिख दिया। फिर इसके बाद डेट्रीवोर्स से फिर ये ब्रेकिंग हुई, डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस हो गई। दोनों प्रोसेस जो हैं वो जहाँ पे फंगस ग्रो कर रहा है और जहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, दोनों डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है। तो तीसरा स्टेप में जो है डिकम्पोजिशन हो गया, और जैसे डिकम्पोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा? वापस से सॉइल प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक एक लाइन एक एक वर्ड लिखना है। ऊपर हर्बीवोर्स उसमें खा गए, ऊपर डेट्रीवोर्स का एक्शन हुआ और फिर डिकम्पोजिशन का एक्शन। तो इस तरह से इस पिक्चर को आप एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ? पहला स्टेप क्या है? हर्बीवोर्स का एक्शन है, ठीक है। दूसरा स्टेप कैसा है? डेट्रीवोर्स का एक्शन है। और तीसरा एक्शन किसका है? डिकम्पोजिशन। तो यहाँ से बच्चे ये हो गया। चलो, अब एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब दो चीजें हमने पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ा? एनर्जी इनपुट किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में। और दूसरा एनर्जी सॉरी डिकम्पोजर, दूसरा पढ़ा हमने डिकम्पोजर। और अब तीसरा पैटर्न है, हालांकि अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाए तो सबसे पहले एनर्जी इनपुट है, प्रोडक्टिविटी भी। दूसरा है आपका क्या? एनर्जी फ्लो, दूसरा पढ़ना चाहिए एनर्जी फ्लो। तीसरा में न्यूटन साइक्लिंग को आप रख सकते हो, या न्यूटन साइक्लिंग से पहले डिकम्पोजर को रख लो ताकि आपको न्यूटन साइक्लिंग का पूरा एस्पेक्ट समझ में आए कि किस तरह से। तो ये एनर्जी फ्लो इन्होंने डिकम्पोजिशन के बाद ले गए हैं, या डिकम्पोजिशन को पहले रख लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारे टीचर्स ने मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन किया है, तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। और मेरा गला काफी 1 घंटा 40 मिनट पहले मैंने पढ़ाया किसको? 11th को, और नाउ 1 घंटे से ज्यादा साथ हो गया है। मजा आ रहा है पढ़ने, गप्पे मारने में। इतने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हैं घर बैठ नहीं पढ़ते? हाँ, तुम तो बहुत पढ़ते हो। क्लास में तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, इधर उधर झांक रहे हो। क्या हो गया? सर्दी हो गई?
इन शॉर्ट बेइज्जती है मेरी। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं अच्छा लग रहा है, जो बीच में बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब बेइज्जती करने का एक अनोखा तरीका। चलो खैर, जो भी अच्छा है ले लेंगे। चलो हम पढ़ते हैं अब एनर्जी फ्लो। देखो मैंने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बताया था ना पिछले दिन, मेन जगह नहीं दिया फोटोसिंथेसिस के बारे में, कोई जिक्र नहीं। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एनर्जी फ्लो। तो नाम से, हेडिंग के नाम से तो आप समझ ही रहे हो कि ट्रांसफर ऑफ जो एनर्जी हो रहा है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, दैट इज नोन एज एनर्जी। लिख लो सर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल in an ecosystem is known as energy flow. Transfer of energy, transfer of energy from one trophic level to another trophic level, transfer of energy from one trophic level to another trophic level in an ecosystem is known as energy flow. ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, इससे पहले दिन भी बता रखा है कि इकोसिस्टम में अगर आप अर्थ को, ग्लोबल इकोसिस्टम को आप कंसीडर करते हो तो आपको पता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा देखो पहली लाइन में लिखा एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ। ओके, तो बच्चे जो डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम है, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स हैं, वो नाम से ही देखो दिख रहा है कि वो कैसे हैं, डीप सी में। तो वहां पे सेलेस्टियल सोर्स जो एनर्जी का है, जो कि सन है। सेलेस्टियल मतलब जो आपके खगोलीय, हिंदी में अगर बोलो तो ठीक है, वो जो आपको बॉडी दिख रही है स्काई में, जो आपका सोलर सिस्टम जैसे है इस तरह के, तो उनसे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वहाँ पे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे जो एनिमल्स है, ठीक है, वहाँ पे उनका कोई अनुभव नहीं है उनको, ना ही वो ना जो भी पहुंच रहा है एनर्जी, वो एक लेवल तक बच्चे बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक लेवल तक वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अगर मैं इस वाले जोन की बात करूँ, सी की बात कर रहे हैं, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट सी में, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या है कि जैसे यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, किसी भी सोर्स से कई बार क्या होता है कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ या वॉल्केनो नहीं इरप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल्स अवेलेबल है, वो केमिकल्स बेसिकली उनमें आपस में रिएक्शन होती जा रही है, उससे जो हीट निकल रही है, और तुमको पता है कि ये जो हीट एनर्जी है किसके फॉर्म में होती है, इंफ्रारेड। इस इंफ्रारेड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उससे बनाते हैं वो अपना। तो ये इसको छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम में सन इज द अल्टीमेट सोर्स। क्लियर? डायरेक्ट भी कंज्यूम कर लेते हैं, फूड भी बनाते हैं। समटाइम्स दे आर नोन एज कीमो हेटेरोट्रॉप्स एंड सम आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, दोनों हैं, इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है, लेस देन 50%, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेट्स से दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका सन प्रेजेंट है, ये आपका एटमॉस्फेयर, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, बेसिकली हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर वगैरह वो पूरा। तो यहाँ से जितनी भी सोलर रेडिएशन बच्चे आती है उसका मोर देन हाफ पार्ट क्या होता है, वापस चला जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, दोनों काम होते हैं, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। इसमें से जो लेस देन ½ % बचा वो बेटा क्या कहलाता है, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये मतलब ये वो रेडिएशन है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, प्लांट या ऑटोट्रॉप जिसको यूज कर सकते हैं। इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 to 10%
यूज करते हैं कौन, यूज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, 2 to 10%। अगर मैं टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की बात करूं, टोटल 1 to 5। हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 1 to 5%। तो we know that the plant and photosynthetic and chemosynthetic bacteria fix sun radiant energy to make food from simple inorganic material, ठीक है। Plants capture only 2 to 10% of power and this small amount of energy sustain the entire living world। तुम सोचो इतना कम एनर्जी को ये फोटोसिंथेसिस में कैप्चर कर पाते हैं और ये पूरे के पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड को क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। सस्टेन का हिंदी मतलब होता है पालन पोषण, ठीक है। मतलब जो भी देखो, दो आज के लिविंग वर्ल्ड में जो ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है वो एरोबिक है, और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, एक उसको चाहिए फूड और दूसरा चाहिए उसको ऑक्सीजन। दोनों के दोनों आपको कहाँ से मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस। दैट मींस कि ये क्या कर रहा है, प्रोसेस सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो so it is very important to know how the solar energy captured by the plants flow through the different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent on their food on producer either directly or indirectly। ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अंडरलाइन करो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, all organisms depend on food either directly or indirectly on producer, ठीक है, प्लांट्स पे, ठीक है। तो चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे indirectly। So you find unidirectional flow of energy from sun to producer and then to consumer, ठीक है। Is this in keeping with the first law of thermodynamics? तुम बता सकते हो कि यहाँ पे क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है? What is the first law of thermodynamics? क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का पहला? जब भी ट्रांसफर होता है एनर्जी का, ये कौन सा लॉ है? तो कुछ एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल या जाता है और बाकी का किसके फॉर्म में निकल जाता है, ये कौन सा लॉ? तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? मैं भूल गया, मैं ऑनेस्टली बता भूल गया हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ क्या है पूछ रहा हूँ। एक लॉ है, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज द जीरोथ लॉ। मैं पढ़ लूंगा खुद ही, छोड़ दो, क्योंकि मैं जब तक पूरा नहीं पढ़ूंगा तो मैं भूल गया हूँ, बहुत लंबा अरसा हो गया उसको, जो भी है। चलो अभी यहाँ पे बोलो, आप जाके इसका आंसर फाइंड आउट करना कि क्या इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि ये जो चीजें हैं कि एनर्जी का जो फ्लो बन रहा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ। दूसरा भी बोल रहा है कि इकोसिस्टम को, फर्स्ट लॉ तो उसने बोल दिया कि मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब अप्लाई हो रहा है वहां, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि आप इकोसिस्टम को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं रख सकते। जो मैं शायद बोल रहा था, कौन सा, कि जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे हीट का, एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी बेसिकली हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि पूरी की पूरी एनर्जी आप जब भी ट्रांसफर प्रोसेस करोगे, ट्रांसफर करोगे एनर्जी का, तो पूरी की पूरी एनर्जी कभी भी एक इस चीज से दूसरे चीज पे पूरी की पूरी एनर्जी नहीं जाएगी। उसका कुछ फॉर्म 100% किस फॉर्म में निकले, मतलब श्योर कुछ फॉर्म किस फॉर्म में निकलेगा, हीट के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज है। तो दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू counteract the universal tendency towards increasing disorderliness। शायद लॉस पढ़ के आता तो थोड़ा बेटर समझा पाता, ठीक है। एक लॉ वो सेकंड है, तो वो डिसऑर्डर किसमें बताता है, कि जो एक लॉ में थर्मोडायनेमिक्स में बात हुई है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी वो अर्थ की या यूनिवर्स की कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। वो भी यही लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही बात हुई है, मुझे बहुत श्योर नहीं है, पर मैं इसको साइडलाइन करता हूँ, मेन चीजें तुमको डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है।
they need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है। क्यों कि देखो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सनलाइट को क्या कर रहा है बच्चे, वो कैप्चर कर रहा है। कौन कैप्चर कर रहा है, प्रोड्यूसर। तो तुमको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान में दो छोटे मॉलिक्यूल्स को बना के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको फर्दर सुक्रोज पे चेंज करते हैं, फिर इसको किस में चेंज करते हैं, स्टार्च में चेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडम मोशन ज्यादा होगा। यहाँ पे वो रैंडम मोशन क्या है, कम हुआ है। तो कम करने के लिए क्या किया गया, उस एनर्जी को कैप्चर करने के लिए कुछ तो किया गया हुआ है। ठीक है, ताकि वो एंट्रोपी उसकी जो है ज्यादा बढ़े ना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि they need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require। They counteract the universal tendency towards increasing disorderliness। ठीक है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स का जो है ये एक जगह पे रहे। ठीक है, तो उसके लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए ताकि उनको क्या कर सके, बाउंड कर सके। ठीक है, बाउंड कर सके बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए मतलब एनर्जी जो चाहिए इनको, सन से जो एनर्जी मिल रही है उसका वो दो यूज कर रहे हैं। क्या, पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स या सिंथेसिस ऑफ फूड, और दूसरा वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है सिंथेसिस करने पे उनको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, होल्ड कर रहा है। तो ये चीज इसने बोली है, ये भी आपके लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है सारी। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये तो पहले बता, देखो अब देखो कि जब हम सन की बात कर रहे हैं, ये सन, ठीक है, सन से जो भी एनर्जी मिल रही है उसको कौन कैप्चर कर रहा है, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को आप, ये एक ट्रॉपिक लेवल बना रहा है, प्रोड्यूसर क्या बना रहा है, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यहाँ पे जितने जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना सकते हैं उनको आप इस वाले लेवल पे रखते हैं। ठीक है, फिर इस प्रोड्यूसर पे जो है कौन लेगा, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर, यहाँ से प्रोड्यूसर से जो भी एनर्जी है उसको कंज्यूमर खा लेगा उसको, और कंज्यूमर से जाएगा बच्चे कहाँ पे, इवन प्रोड्यूसर से भी और कंज्यूमर से कहाँ पे जाएगा, डिकम्पोजर के पास। ठीक है, ये पर जब आप फूड चेन पढ़ोगे तो फूड चेन में डिकम्पोजर को हम क्या करते हैं, हम सेपरेट पढ़ते हैं और बाकी के पार्ट को हम सेपरेट पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो करते हैं ना, मैं अभी आगे बताने वाला हूं इसको। तो यहाँ पे लिखा था ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो ये भी अंडरलाइन कर लो कि ग्रीन प्लांट्स को या ऑटोट्रॉप्स को आप क्या बोलोगे, प्रोड्यूसर बोलोगे। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर प्रोड्यूसर, अब ये भी याद रखना कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मेजर प्रोड्यूसर कौन से हैं, हर्बीवोर्स, सॉरी हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। ओके, लाइकवाइज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हार्ड प्लांट्स। ठीक है, तो दिमाग में रखना कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके कौन से प्रोड्यूसर हैं और आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन से प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ, यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। तो तुमको एक चीज पहले बता देता हूं, ये बोल रहा है कि फूड चेन भी एग्जिस्ट करती हैं एंड फूड वेब भी एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ। ठीक है, मैं बताता हूँ कि बच्चे अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं वो कई जगह पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब वो कई सारे ट्रॉपिक लेवल पे कई सारे ट्रॉपिक लेवल पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि लीनियर फूड चेन पॉसिबल नहीं। वो क्या करेगी, वो फूड वेब बनाएगी, कॉम्प्लेक्स। तो नेचर में सिंपल फूड चेन जिस तरह की हम पढ़ते हैं वो पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन बनेगी, और कॉम्प्लेक्स फूड चेन क्या कहलाती है, फूड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि you have read about the food chains and webs that exist in the nature starting from the plants. Food chain or rather webs are formed such that animal feeds on the plant or another animals and in turn is food for another। ठीक है, मैं समझा ही देता हूँ। फूड चेन देख लो, फूड चेन में क्या ये चीज है बच्चे। अब जब हम बात कर रहे हैं तो पहला लेवल तो वो रहेगा। ठीक है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर बच्चे क्या होंगे ऑलवेज, अगर टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हो तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हो जाएगा, एक्वेटिक की बात कर रहे हो तो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, यूगिना वगैरह। ठीक है, तो प्रोड्यूसर से जाएगा
प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर बच्चे क्या है, हर्बीवोर। ठीक है, प्राइमरी से जाएगा बच्चे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो जाएंगे आपके कार्निवोरस, से जाएगा आपका टर्सरी कंज्यूमर, और ये हो जाएंगे टॉप कार्निवोरस। तो ये जो बच्चे लीनियर सीक्वेंस बना है ना, इसी लीनियर सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। अब यहाँ पे आप एनिमल रिप्लेस कर दो तो इसके एग्जाम्पल आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड रख दो, ऊपर हर्बीवोर्स में डियर रख दो, फिर उसमें टाइगर रख दो या कुछ और रख दो, क्या बोलते हैं उसको, जैकाल, तो खाता है ना। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाओ बच्चे। द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। एक चीज ध्यान में रखना कि जो फूड चेन है या फूड वेब, पहले ही आपने जब स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, तो हमने बताया था, या उसका जो एक टॉपिक था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो वहां पे बोला था कि एक स्पीसीज का एग्जिस्टेंस नेचर में पॉसिबल, क्यों, क्योंकि उसको किसी ना किसी दूसरी स्पीसीज को चाहिए जिसके ऊपर वो न्यूट्रिशनली डिपेंड रहे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि ये जो फूड चेन एंड फूड वेब जो बनती है, these chains या food web form because of the interdependency of species। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका रिजल्ट है कि आप नेचर में, अर्थ में फूड चेन एंड फूड वेब देख पा रहे हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फूड चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। तो आप बोल दो कि इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीसीज। ओके, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिजम्स रिमेन इट फॉर एवर। कभी भी अगर ये प्रोड्यूसर ने सनलाइट को कैप्चर करके अपने अंदर एनर्जी लाई, ठीक है, सनलाइट को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये हर समय इसके लिए परमानेंट हो जाए। एनर्जी किसी की नहीं, एनर्जी क्या करती, आत्मा, वो सिर्फ अपना शरीर बदलती, नहीं बदलती। ठीक है, जैसे कपड़े, नए कपड़े को जो है पहन लेगी और पुराने कपड़े को आप लोग जैसे करते हो, उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। कौन एग्जाम्पल देता है, धर्म गुरु, उनको खुद नहीं पता है अपने आप। नहीं, बट ये फैक्ट है, जो आत्मा है वो क्या है, एनर्जी है। तो बस क्या चेंज करते हो उसको, जब तक वो बॉडी उसको सस्टेन कर सकता है तब तक उसके पास रहेगा। जब ये हो जाएगा कि ये जो बॉडी है उस एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो एनर्जी बेसिकली उस बॉडी को, मतलब उस मैटर को छोड़ के निकल जाएगी और किसी और मैटर को कर जाएगी। ये फैक्ट। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा गुस्सा में भूत के देखा है क्या, तुमको लग, अच्छा देखा है, दिमाग है क्या जो भी है, जिस चीज के बारे में ना जानते हो उससे दूर ही रहना चाहिए। चलो आ जाओ, कंसंट्रेट करो। मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी को फॉरएवर रखा नहीं जा सकता है, वो तो फ्लो करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बताऊं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता यही है, तभी नहीं देखते मैं कितने मजे से पढ़ा रहा हूँ, इतना मजे से मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बाकी पार्ट सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आप इसको बहुत आराम से रिलेट कर पाते हो। चलो आ जाओ, एक तो बताओ, बाकी का भी पढ़ मैं उतने ही एफिशिएंसी से पढ़ा सकता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है, जब लिखाना पड़ता है ना, आधा दिमाग मेरा, आधे से ज्यादा दिमाग मेरा लिखाने में रहता है। तो स्पेशली एनसीईआरटी में क्या लिखा है या मेन पॉइंट्स क्या है उसके, तो आधा दिमाग तो तुम्हारा निकल गया उधर, अब बच्चा आधा से कम उसमें पढ़ा रहे हो, तो उतना कहाँ मजा आएगा। चलो आ जाओ। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिजम्स रिमेन इन इट फॉरएवर। अंडरलाइन कर लो, ऑप्शन बना सकता है।
The energy trapped by the producer hence is either passed on to consumer or the organism dies. जो मैंने बोला था वही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से कुछ बोल रहा हूँ, या तो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा या क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डाई कर जाएगा, मर जाएगा। तो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन वेब। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा वो है कि जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है एक दूसरी फूड चेन चल पड़ती, और उस फूड चेन का नाम क्या है, डेट्रिटस फूड चेन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जब मैं ये वाला पूरा बता रहा था सनलाइट से प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है, तो जब डेड वाला पार्ट आ जाएगा, ये चाहे प्रोड्यूसर मरे, चाहे हर्बीवोर मरे, चाहे ये मरे, चाहे ये मरे, जब जैसे ही ये डेड होंगे तो यहाँ से एक और फूड चेन चलेगी जिसको आप क्या बोलते हो, डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन। तो दो टाइप की फूड चेन बच्चे आप अपने उसमें देखोगे, मेरे को एक नाम याद नहीं आ रहा है, एक फूड चेन को क्या बोलते हैं, ये तो कुछ नाम है मैं भूल गया, टेरेस्ट्रियल उसको कुछ बोलते हैं, बड़ा अच्छा नाम। तो एक फूड चेन तो आप ये देख रहे हो डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, बिगिन करती है, और एक और है दिमाग में नहीं आ रहा है, ग्रासलैंड ऐसे कुछ है बच्चे, नाम भूल गया मैं उसका। ठीक है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ कि ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर आर। एनिमल्स जो कैटेगरी है वो हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आएगी। ठीक है, कंज्यूमर भी बोलोगे उसको और हेटेरोट्रॉप, पहले ही बता दिया था कंज्यूमर में एक तो हेटेरोट्रॉप है, दूसरा एक और कैटेगरी है डिस्टर्बेंस। ठीक है, इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी, मतलब अगर आप डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हो तो प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी पे डिपेंड कर रहा है वो टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स को आप हर्बीवोर्स बोलते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर को आप कार्निवोर्स बोलते हो। ठीक है, या सेकेंडरी कंज्यूमर से आगे को सब क्या बोलोगे, कार्निवोर्स। ओके, if they feed on the producer the plants they are called primary consumer, and if the animals eat other animals which in turn eat the plants, ठीक है, they are called secondary consumer। अच्छा, आप प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर इस तरह से भी कर सकते हो। आप अगर हर्बीवोर, कार्निवोर इस तरह ना करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर को डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सो ऑन। हालांकि टर्सरी तक क्या हो जाता है, टॉप पे आ जाता है। ठीक है, likewise you could have tertiary consumer too। ठीक है, obviously the primary consumers will be herbivores, some common herbivores are, अब यहाँ पे इसको हाईलाइट करो जरा सा कि some common herbivores are insect, birds, mammals in terrestrial ecosystem। हाँ, yes, terrestrial food chain बोलते हैं, detritus food chain and terrestrial food chain। ओके, तो some common herbivores are insect, birds and mammals in terrestrial ecosystem and mollusk in aquatic ecosystem। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो हर्बीवोर्स है वो कौन से। ठीक है, तो बच्चे इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पे डाल लो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जब आप आते हैं, ओके देन आई, this is the not terrestrial, this is the grazing food chain। एक है grazing, दूसरी है detritus। तो फूड चेन आपको जनरली आपके लेवल पे यही फूड चेन देखने को मिलेगी, detritus है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप अगर चलते हो तो वहां पे लिखा है द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स, मतलब प्रोड्यूसर्स पे या हर्बीवोर्स पे, सॉरी हाँ, हर्बीवोर्स पे जो कंज्यूमर्स डिपेंडेंट हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हो, और मोर करेक्टली क्या बोलोगे, प्राइमरी कार्निवोर्स। अगर डायरेक्टली हर्बीवोर पे डिपेंड करता है कोई जो है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको तुम क्या बोल सकते हो, प्राइमरी कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स तो कई सारे हैं ना। ठीक है, तो जो हर्बीवोर्स को खाएगा वो क्या कहलाएगा,
प्राइमरी, और जो प्राइमरी को खा रहा है वो सेकेंडरी कार्निवोर। तो इस चीज को बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, तो बना लेना अपने एनसीईआरटी में किनारे फ्लो, ठीक है, कार्निवोर के रिस्पेक्ट में, कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में, प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में, सब बना लेना, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी कार्निवोर्स किस लेवल का कंज्यूमर होगा, लिखा हुआ है वहां, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। Those animals that depend on the primary carnivores for food are labeled as secondary carnivores, और secondary carnivores किस लेवल का कंज्यूमर होगा, टर्सरी कंज्यूमर्स होगा, ठीक है। A simple grazing food is depicted here, तो ये वाली फूड तो आपको पता ही है, तो क्या लिखना। तो एट द एंड मैंने आपका ग्रेजिंग फूड चेन का कुछ कुछ पार्ट आपको बता दिया। अभी हालांकि हम फूड चेन पे तो बहुत बड़ा है यार, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, खत्म होने का नाम लेगा क्यों जी? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसमें बड़ा क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी, हालांकि इकोलॉजिकल सक्सेशन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें 8-7 चीज पॉइंट है जो बताने वाले हैं, बाकी ज्यादा है नहीं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, तो ये दोनों इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फास्ट निकलेंगे, नंबर ऑफ पेजेस को वहाँ पे देखना नहीं चाहिए, वो जल्दी निकलेंगे। फिर इसका आपका है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इसमें भी बताने के लिए चीजें बहुत, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे। चलो तो आ जाते हैं डेड डेट्रिटस फूड चेन। दो टाइप की फूड चेन में, एक आपने ग्रेजिंग फूड चेन देख ली, ठीक है। एक्चुअली ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादातर आप, ग्रेजिंग मतलब पेटल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं वो, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन सेपरेट है, ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम की फूड चेन भी, उसको भी समटाइम्स हम ग्रेजिंग ही बोल देते हैं, उसको भी हम समटाइम्स ग्रेजिंग बोल देते हैं, बट दैट इज द सेपरेट पार्ट, ओके। आते हैं डेट्रिटस फूड चेन, इसको स्टार्ट में क्या बोलते हैं बच्चे, डीएफसी। ग्रेजिंग फूड चेन को स्टार्ट में क्या लिखा है, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि इसका जीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, पहले ही हमने देख लिया था। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो याद रखना बच्चे, डिकम्पोजर्स किसका पार्ट है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का पार्ट, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, और फिर मैंने ये बोला था कि यू कैन कीप डिकम्पोजर एज इन हेटेरोट्रॉप। तो एक्चुअली क्या है ये, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करें अपने भोजन के लिए, खुद से सिंथेसिस ना कर पाए। तो डिकम्पोजर भी तो डिपेंड ही कर रहे हैं, वो चाहे डेड पे करें चाहे लिविंग पे करें, ओके, ठीक है। तो मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजिशन में क्वेश्चन पूछता है कि मेनली डिकम्पोजर कौन कौन से हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर आर, मतलब ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरह से करते हैं, डिग्रेडिएशन से करते हैं, ठीक है। किस पे बच्चे, ऑर्गेनिक मैटर, या उसी को क्या बोल दो, डेट्रिटस। रॉ मटेरियल ऑफ द डिकम्पोजिशन इज नोन एज डेट्रिटस, ठीक है। दीज आर आल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉप्स। अच्छा, डिकम्पोजर्स को आप क्या बोल सकते हो, खूब अच्छे से आप जानते हो कि जो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, उनको डिकम्पोजर बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, बोथ आर द सेम थिंग। डिकम्पोजर सिक्रीट, अच्छा देखो, जो डेट्रीवोर्स है, या जो आपका कौन सा बच्चे, स्कैवेंजर, ये पहले क्या करता है, इंजेक्शन करता है, ये तो करता है ना, फूड को क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, देन डाइजेशन करेगा, और देन क्या करेगा बच्चे, एब्जॉर्प्शन करेगा। सिंपल से स्टेप है ये, डाइजेशन, ठीक है। जो आपका बच्चे डिकम्पोजर, वो क्या करेगा, वो पहले डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन, वहां पे इंजेक्शन वाला पार्ट एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि ये डाइजेशन बाहर ही कर लेता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ही है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ही है,
ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट वो अंदर ले जाता है शरीर पहले, ठीक है, इंजेक्शन करता है। तो या अमीबा वगैरह की बात कर लो आप, तो अमीबा वगैरह क्या करता है, वो इंटरसेलुलरली पहले अंदर ले जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में दे रखना, ठीक है। मैं क्या बोलने जा रहा था कि डिकम्पोजर सीक्रेट डाइजेटिव एंजाइम्स एंड दैट ब्रेक डाउन एंड dead and waste material into simple inorganic materials which are subsequently absorbed, ठीक है। सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल को, और उसके बाद वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया। अब वापस से आते हैं बच्चे एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमने टेरेस्ट्रियल की बात कर ली, जो गोट वाला एग्जांपल है, ग्रासलैंड गोट एंड टाइगर। हमने डेट्रिटस की बात कर ली, जहाँ पे डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर क्या करेगा, उसको खाएगा, मिनरल्स आएगा, मिनरल्स बचेगा, मिनरल्स फिर से कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट कर लेगा, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स का जो लेंथ ऑफ फूड चेन है वो बहुत छोटा है। लेंथ ऑफ फूड चेन मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रिटस, यही है। और डेट्रिटस कह रहा हूँ, डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोज, ठीक है। In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit for energy flow. Aquatic ecosystem में जो grazing food chain है, मैंने बताया था ना कि इसको भी आप grazing aquatic ecosystem में मतलब grazing food chain आपकी कहाँ पे पाई जाती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। बट अगर आप डीप में जाओगे तो कुछ वेरिएशन नजर आएगा, बट अभी के लिए मान के चलना कि दो ही टाइप की फूड चेन एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस। ग्रेजिंग में आपके दोनों आ रही है, कौन कौन सी, ग्रासलैंड एंड मतलब टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ओके। तो जीएफसी इज द मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो, मतलब जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेजर चैनल है किस चीज के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए। मतलब प्रोड्यूसर पैदा किया उसको, उसकी एनर्जी को हर्बीवोर ने ले लिया, हर्बीवोर की कार्निवोर ने, मतलब प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर, सो ऑन, ओके। तो as against this, in a terrestrial ecosystem, a much higher fraction of energy flow through that detritus food chain than through GFC, which is underline करो। पूरा 3 लाइनें हैं। इन एन एक्वेटिक सिस्टम GFC इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो कौन है, GFC। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा पार्ट किसका, एनर्जी का, डेट्रिटस की तरफ मूव कर जाता है। तो वही बोल रखा हुआ यहाँ पे कि as against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through detritus food chain than through GFC। तो ध्यान में रखना कि जब भी आप टेरेस्ट्रियल की बात करोगे तो जो GFC है ये डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, जैसे लाइन बिल्कुल इसी तरह से लिखी। और जबकि एक्वाटिक में मेजर जो कंडक्ट है वो कौन सा है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, अगर आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक बच्चे पूछा नहीं, ठीक है। पूरा पैराग्राफ को स्टार बना दो, बहुत इंपॉर्टेंट। Detritus food chain may be connected with the grading food chain, grading food at some levels। ये तो सही है कि दोनों फूड चेन आपस में तो कनेक्टेड ही है ना, ठीक है। जो लिविंग था वो डेड जब हो गया तो वो कहाँ पे चला गया, डिट्रिटस फूड चेन पे चला गया। जब तक वो लिविंग था तब तक वो कहाँ पे था, मतलब कि प्रोड्यूसर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर, ये जो भी हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ट्रॉपिक लेवल क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है एक चेन को, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, ये लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं दोनों फूड चेन में। ये आपकी जीएफसी है और ये वाली आपकी क्या है, यहाँ से डिकम्पोजर, ये आपका डीएफसी है। तो दोनों बेसिकली क्या हो रही है, लिंक हो रही है, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि detritus food chain may be connected with the grading food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म। अब हाँ अच्छा, एक और चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो GFC में जो डिकम्पोजर, कौन, जो डिकम्पोजर है बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो तुमको क्या लगता है ये लिविंग है, ये तो लिविंग है, तो क्या इनको कोई नहीं खा रहा है, इनको भी कोई खा रहा है, आ रहा है इनको,
जैसे ही इनको किसी ने खाया, ये किसका पार्ट बन गए जाके, ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट बन गए। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Food chain some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals. ठीक है, and in natural ecosystem some उस वाले को पहले अंडरलाइन करो बच्चे कि some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals. ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स। some of the animals, some of the organisms of DFC are prey to the, क्या है, प्रे है, ध्यान में रखना, क्या है, प्रे है, किसके, जीएफसी के। उल्टा कर देगा तो सही नहीं होगा, तो ये भी ध्यान में रखना कि कह दिया कि सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ जीएफसी आर द प्रेडेटर्स ऑफ, सॉरी आर द प्रे ऑफ। अब तुम समझ लो, इसमें कई सारी, इस लाइन को आप चेंज कर सकते हो, प्रे को हटा के प्रेडेटर कर दोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, and in a natural ecosystem some organisms like cockroaches, crow etc are omnivorous। तो बच्चे omnivorous का एग्जांपल आपसे पूछ सकता, तो ध्यान में रखना ये दोनों एग्जांपल कौन से, कॉकरोच भी आपका किस कैटेगरी में आता है, omnivorous, और क्रो भी, और ह्यूमन भी। ठीक है, these natural interconnection of food chains make it a food web। तो वो कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि डीएफसी और जीएफसी आपस में कनेक्टेड। ठीक है, जो डीएफसी है उसके ऑर्गेनिजम्स जीएफसी के लिए किस तरह काम कर सकते हैं, प्रे की तरह। ठीक है, मतलब उनके लिए एक टॉपिक लेबल बना सकते हैं। तो चूंकि ये इंटरकनेक्टेड है तो इनके इंटरकनेक्शन से क्या बनता है, फूड। डिफरेंट फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है और उसी इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो हाउ वुड यू क्लासिफाई ह्यूमन बीइंग्स, मैंने बता दिया कि क्या है, ओमनिवोरस है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ कि ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप एंड विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके नेचर में या आपके इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स को आप जो आपने क्लासिफाई कर रखा है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में कर रखा, वही लिखा हुआ है कि organisms occupy a place in natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organisms। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनकी जो फीडिंग रिलेशनशिप, हाईलाइट करो, फीडिंग रिलेशनशिप, फीडिंग रिलेशनशिप के बेस पे क्या कर रखा है आपने, क्लासिफाई कर रखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या करना चाह रहा है, ये डिफाइन करना चाह रहा है, किसको डिफाइन करना चाह रहा है, ट्रॉपिक लेवल। जो फूड का एक लेबल है, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, क्लासिफाई करना चाह रहा है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड organisms occupy a specific place in food chain that is known as their trophic level। ठीक है, क्या बोलते हैं, trophic level। based on the source of nutrition, source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in food chain that is known as their trophic level। Producers belong to the first trophic level, herbivores to the second and carnivores to the, so इसको जहां से लिखा है बच्चे, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, organisms occupy a specific place in food chain। ठीक है, मतलब कि ये जो स्पेसिफिक प्लेस है फूड चेन के अंदर, ये क्या है, और ये किस पे बेस्ड है, ऑन द न्यूट्रिशन। कैसे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग फूड चेन में उनका एक पर्टिकुलर प्लेस है, एंड दैट प्लेस इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, source of their food, organisms occupy a specific place in food chain that is known as trophic level। अब बता दिया कि प्रोड्यूसर आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हर्बीवोर्स कौन सा ट्रॉपिक लेवल बनाएगा, तो प्रोड्यूसर फर्स्ट, प्राइमरी कार्निवोर्स, हाँ थर्ड। तो ध्यान में रखें, ये बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है और आप बार बार बेसिक चीजें हैं, इन पे ज्यादा ध्यान दें।
स्पेशली जैसे आप अपना एक पेज पे बना लेना, एक बार सिंपल प्राइमरी मतलब क्या बोलोगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर इस तरह से बना लेना, फिर प्रोड्यूसर अरबी और कार्निवोर के टर्म में बना लेना, फिर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर के टर्म में बना लेना, इस तरह से सब बना लेना, काफी भूले ना बच्चे, ये बहुत बेसिक है और हर बार क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जामिनर को पता है कि बच्चा जल्दी जल्दी में कहाँ पे गलत है, बहुत आसान चीज पर कंफ्यूजन होता है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, नीचे टेबल भी बना रखा है, इससे भी आप, और टेबल में सब कुछ लिख रखा हुआ है ऑलमोस्ट, तो इसको भी आप देख लो। ओके, आगे आ जाओ आप सेकंड पेज पे, पेज नंबर 247। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड चेन पे जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, या आप बोल दो कि लोअर से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ चलते हो, तो एनर्जी का लेवल क्या होता है, डिक्रीज करता है। फैक्ट बिल्कुल याद रखो, हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाने पे एनर्जी का लेवल क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है। When an organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serve as energy source for the decomposer. तो डिकम्पोजर का जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो वो सोर्स बन जाता है किसका, एनर्जी का सोर्स, किसके लिए, डिकम्पोजर के लिए। Organism at each tropic level depend on those at the lower tropic level for their energy delivery। और ये स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूज कर, हमको लगता नहीं लोअर वाले में कैसे डिपेंड करेगा, वो तो अपर वाले में करता, पर आपको बात करनी है फूड चेन के रिस्पेक्ट में। प्राइमरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने लोअर पे, सेकेंडरी कंज्यूमर अपने लोअर। समझ में आ रहा है कि अगर आप फूड चेन की बात करोगे, स्पेशली ग्रेजिंग फूड चेन की, तो जो बेसिकली डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यही स्टेटमेंट लिखा है, जब मैं भी इसको पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, बट आप समझो इस चीज को, ट्रॉपिक लेवल में लोअर ट्रॉपिक मतलब फूड चेन में लोअर ट्रॉपिक लेवल के पास ऑलवेज एनर्जी ज्यादा होती, कितना है यहाँ पे, अगर सपोज कर लो मैं बोल दूं कि कितनी एनर्जी है, तो इसके पास सिर्फ पहुंचेगी इतनी, इसके पास सिर्फ पहुंचेगी कितनी, और इसके पास पहुंचेगी सिर्फ इतनी, 1/10 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लाइन हाईलाइट कर लिए आप, करो हाईलाइट उसको, या लाइन कर लो हाईलाइट, मैं तो बोल देता हूँ, आप लाइन भी खींच सकते हो। ठीक है, लोअर टॉप फॉर देयर एनर्जी डिमांड। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास। अब बच्चे दो जो है और टर्म, एक जैसे पहले हमने टर्म पढ़ा था प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, या स्टार्टिंग में हमने कुछ और डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे पढ़ी थी हमने स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, सिस्टम। तो उसी तरह से स्टैंडिंग क्रॉप एंड एक और टर्म है मैं भूल रहा हूँ, स्टैंडिंग क्रॉप भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सिस्टम। क्या कहता है कि ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। पूरा लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये क्या है, सेकेंडरी जो आपका स्टैंडिंग क्रॉप है, क्रॉप मतलब समझ जाओगे जैसे फसल है आपकी खेतों में, ठीक है, तो वो बायोमास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे आप दिमाग लगा दो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे जो हर एक ट्रॉपिक लेवल का एक पर्टिकुलर टाइम में इसका अपना एक बायोमास होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि स्टैंडिंग क्रॉप इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, नहीं बोल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास बताता है किसका, ट्रॉपिक एट ए पर्टिकुलर टाइम। ध्यान रखना, एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट विल बी नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरह से मेजर करोगे आप, एज ए मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो भी और कैसे कर सकते हो,
नंबर, या तो मास बायोमास मेजर कर लो या क्या कर लो, नंबर मेजर कर लो। पर कैसे करोगे, पर यूनिट एरिया। नंबर जब आएगी बात तो आप कैसे करोगे, पर यूनिट एरिया। ठीक है। द बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फेस और ड्राई वेट। अब फेस में भी कर सकते हो और पर ड्राई वेट ज्यादा सुटेबल होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, इसीलिए मैं इसको खींचे जा रहा था। ठीक है, कि द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंगमैन। इनका जो लॉ है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल पे बताता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एट फूड चेन। ठीक है, लिंगमैन ये क्या कहते हैं कि हर एक टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी सारी 90% किस फॉर्म में डिसिपिएट कर जाती है, हीट के ऊपर। तो इसको एक तो ये बोल सकते हैं कि 10% ट्रांसफर हो जा रही है, दूसरी तरफ आप ये बोल सकते हैं कि 90% लॉस क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ की द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वहां पे जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल है वो क्या है, क्यों, क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल, बाकी सारा रेस्पिरेटरी लॉसेस में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ध्यान में रखना, पूरा स्टेटमेंट याद रखना कि लोअर, यहाँ पे अगर जल्दी जल्दी में तुमने हायर नहीं पढ़ा, वो एग्जामिनर ने रखा हुआ हायर, तो ये गलत हो जाएगा। लोअर का 10%, नॉट हायर। ठीक है, लोअर का 10% है। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स। नेचर में सो मेनी लेवल्स आपके पॉसिबल हैं। प्रोड्यूसर, हर्बिवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर इन द ग्रेडिंग फूड चेन। ठीक है, डू यू थिंक देयर इज एनी सच लिमिटेशन इन अ डेट्रिटस फूड चेन? इस तरह के लिमिटेशन बच्चे डेट्रिटस फूड चेन में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्थिति एक सीधे डेड ऑर्गेनिक मैटर से, तो इस तरह का लिमिटेशन वहां पे होगा। अब देखो, यही जो लिंडमैन लॉ है उसी को पिक्चर में बता रखा बच्चे, तो आप ध्यान में रखना। हो सकता है अगर कभी ज्यादा वो करे तो एक वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, वैल्यू दे देगा कहाँ पे, अगर सनलाइट का वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि आप कंज्यूमर का, टर्सरी कंज्यूमर का बताओ, तो बता पाओगे? मैं बोल दूं कि सनलाइट आ रही है कितनी, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, अब क्या करोगे? पहले इसका निकालोगे 50%, 50% के बाद उसका निकालोगे 2 to 10%, तो वो आपको बताएगा कि आप ये मान के चलो कि 10%, वहां पे भी कितनी है, 10% मैक्सिमम। अब तुम स्टार्ट करोगे। ठीक है, वैसे जनरली आपको ये वैल्यू नहीं देगा, वो देगा वैल्यू प्राइमरी और सॉरी प्रोड्यूसर की वैल्यू, और प्रोड्यूसर से पूछेगा आपसे। ठीक है, तो हो गया। इकोलॉजिकल पिरामिड नेक्स्ट क्लास में होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाला तो समर्पण कर देता बच्चे, देखा शुरू में 7 दिख रहे थे, अभी 4 ही दिख रहे हैं।